अवनी एक काम करो, गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाओ। हाँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है, पता नहीं गाड़ी कहीं इधर उधर चली गई तो। कुछ नहीं होगा, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करती जाओ। ओके, एक काम करो, गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाओ और धीरे धीरे क्लच दबाओ और धीरे धीरे एक्सीलेटर छोड़ो, बस। अवनी बेटा, हम सिखा देते हैं तुम्हें गाड़ी चलाना। रमेश को तो वैसे भी ठीक से नहीं आता है। अरे काका, आप साइकिल चलाना तो ठीक से जानते नहीं है, गाड़ी क्या चलाएंगे? हाँ काका, आप ही सिखा दीजिए तो अच्छा है। ये तो सारा दिन फोन पे लगे रहते, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते। अच्छा, एक काम करो, गाड़ी को रिवर्स गियर में लो। हाँ, हेलो, अवनी, ये तुमने क्या कर दिया? हाँ, बदबू कहां से आ रही है? इसके अंदर लाश कहां से आ गई? इसमें से बदबू भी कितनी आ रही है? हे भगवान, इन्होंने तो लाश देख ली। इस मूर्ति का बेस तो एकदम अच्छे से बनाया गया है, कोई लापरवाही की गई ऐसा लगता तो नहीं है। मगर इस मूर्ति में इसको रखा क्यों होगा? और वो भी ऐसे चहल पहल वाली कॉलोनी के बीच में रखी गई मूर्ति, वो भी ऐसे कॉलोनी के बीचों बीच जहां पे इतनी चहल पहल है। सर कॉलोनी के लोग काफी घबराए हुए हैं, किसी को नहीं पता है लाश किसके। और सर, इस कॉलोनी से कोई गायब भी नहीं हुआ है। चलो देखते हैं। आप लोग प्लीज इन बच्चों को अंदर घर भेज दीजिएगा, ये सब देखना सुनना इनके लिए अच्छा नहीं। प्लीज बच्चों, घर जाके खेलो, जाओ। माँ, आजोबा की मूर्ति में क्या था और उससे इतनी बदबू क्यों आ रही थी? घर आके बताती हूँ। बच्चों, मम्मी की बात सुनना चाहिए। हाँ, जाओ घर के अंदर जाओ। आपके बच्चे ने कहा कि ये मूर्ति उनके दादाजी की? जी, मेरे पिताजी की मूर्ति थी, सुमित प्रकाश नाम था उनका। उनकी मूर्ति क्यों बनवाई थी? मेरे पति एक इंजीनियर और साइंटिस्ट थे। सूखे इलाकों के लिए उन्होंने एक नई सिंचाई पद्धति का आविष्कार किया था। इसी से खुश होकर गवर्नमेंट ने उन्हें ये जमीन दान में दी थी। और सुमित जी इतने महान थे कि उन्होंने वो जमीन कॉलोनी को दान कर दी थी और हमने उसी जमीन पर ये बच्चों के लिए ये पार्क बनवा दिया। इसीलिए हमने उनके सम्मान में इस पार्क में उनकी मूर्ति लगवाई। देखिए, ऐसा लगता है कि किसी ने हाल में इस लाश को मूर्ति में छिपाया है। हाँ, कुछ महीनों पहले। आप लोग बता सकते हैं कि मूर्ति यहाँ कब लगाई गई थी? क्योंकि शायद लाश को उसी वक्त अंदर रखा गया था। ये क्या कह रहे हैं सर? ऐसा हो ही नहीं सकता। सुमित जी जिस साल गुजर गए उसी साल ये मूर्ति वहां लगवाई गई थी। कम से कम 39 साल हो गए। 39 साल पहले? तो ये हो सकता है कि जब हाल फिलहाल में मूर्ति बदली गई हो या फिर इसकी मरम्मत की गई हो, तब ये लाश इसमें डाल दी गई हो। जी नहीं, जब से ये मूर्ति लगवाई गई है तब से ना इसकी मरम्मत हुई है और ना इसे बदला गया। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ महीनों पहले मरे हुए आदमी की लाश इतनी पुरानी मूर्ति के अंदर कैसे हो सकता है? शायद ऐसा हुआ हो कि रात के अंधेरे में ये काम हुआ हो और आप लोगों को पता नहीं चला। पूर्वी, जरा वॉचमैन से पता कर। सर, इस कॉलोनी में करीब 200 फैमिलीज रहती है। अगर किसी ने रात को पुतला बदला होता, किसी ने तो देखा होता, लेकिन यहाँ तो किसी ने कुछ देखा ही नहीं। सर, यहाँ पर 2 वॉचमैन हैं, एक दिन में ड्यूटी करता है और एक रात में, और दोनों का ही कहना है कि किसी ने भी मरम्मत का काम होते हुए नहीं देखा। कमाल है, अगर कोई काम हुआ नहीं है तो फिर ये लाश मूर्ति के अंदर आई कैसे? सचिन, 39 साल पहले ब्रॉन्ज की मूर्ति खड़ी की गई हो, तब से लेकर आज तक ना किसी ने उसकी मरम्मत की, ना उस मूर्ति को बदल दिया। हाँ सर, 1976 की बात है सर। हाँ, और आज उस ब्रॉन्ज के पुतले के अंदर मिलती है एक लाश, और कॉलोनी के 40 लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ देखा तक नहीं। कैसे हो सकता है? मूर्ति के अंदर लाश? 2 ही तरीके आते हैं मेरे दिमाग में। एक,
या तो पुरानी मूर्ति के अंदर लाश रखी या फिर नई मूर्ति बनाकर उसके अंदर लाश डालकर उस नई मूर्ति को पुरानी मूर्ति की जगह रखी गई और पुरानी मूर्ति गायब कर दी गई होगी। सर लेकिन ब्रॉन्ज की नई मूर्ति बनाने के लिए तो कई दौर से गुजरना पड़ा होगा। पहले तो उसने प्लास्टर ऑफ पेरिस का ढांचा तैयार किया होगा, फिर उस ढांचे से उसने नया सांचा तैयार किया होगा, और फिर कम से कम 1200 डिग्री सेल्सियस पे उसने उस ब्रॉन्ज को पिघला कर उसमें डाला होगा, और फिर उसके टुकड़े किए होंगे। टुकड़ों को फिर वेल्डिंग करके जोड़ा गया होगा, फिर मूर्ति तैयार होगी तो उसे खड़ा कर दिया गया होगा। ये कुछ चुटकी भर में थोड़ी होता है, बहुत टाइम लगा होगा, बहुत टाइम लगा होगा। और सर लाश को मूर्ति में रखा गया होगा, मूर्ति को कॉलोनी में लाया गया होगा और फिर पुरानी मूर्ति की जगह रखा गया होगा। पूर्वी इतनी बड़ी मूर्ति कोई गोदी में उठाकर तो नहीं ला सकता, उसे लाने के लिए ट्रक या फिर कोई बड़ी गाड़ी लाई होगी, उसके साथ साथ उसे खड़े करने के लिए क्रेन लाया गया होगा। इतना सब अगर हुआ है फिर भी कॉलोनी के लोग कहते हैं कि उन्हें कुछ मालूम नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सर फिर तो पहला वाला तरीका इस्तेमाल किया गया होगा सर। बॉडी को कॉलोनी में लाया गया होगा और फिर मूर्ति में रख दिया गया होगा। पंकज, मूर्ति को लेटाया गया होगा, उसके बाद उसके अंदर लाश को रखा गया होगा और फिर उसे खड़ा भी किया होगा। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ये? सर इतना अजीब तरीका लाश को ठिकाने लगाने का, खूनी को ये सब करने की जरूरत क्या थी? वही तो, इतनी तकलीफ क्यों? लाश को ब्रॉन्ज की मूर्ति के अंदर ही क्यों? कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, पर है कौन ये? है कौन ये? लाश है किसकी? कैसे मरा ये? मरा या मारा गया? इस आदमी की उम्र 45 साल है और इसकी मौत इसके सर पे लगी चोट की वजह है। अरे सर 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 हिंदी में बोलेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा। क्या बोल रहे हैं? इस आदमी की उम्र 45 साल है और इसकी मौत इसके सर पर लगी चोट की वजह से हुई है। ये हुई ना? थैंक यू। और कुछ और बता सकते हैं? कोई जादू है, चुटकी बजाऊंगा हो जाएगा? अरे कोई जादू है जो चुटकी बजाऊंगा सब कुछ हो जाएगा? मन तो करता है चुटकी बजा दूं और ये आदमी गायब हो जाए। क्या बोले तुम? मतलब मैं कह रहा था साड़ुंके साहब, आप चुटकी बजा दे तो केस सॉल्व हो जाएगा। कितना किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन अभी मेरा चुटकी बजाने का मूड नहीं। ठीक है तो मैं उधर बजा लेता हूँ चुटकी। किधर चले जाते हो? हाँ देखिए आप, तारिका जी। कुछ मिला आईडी वाईडी आपको? ना आईडी ना वॉलेट, कुछ नहीं। और ये कपड़ों की हालत देखो। भाई साहब बज गई चुटकी। लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ। अरे वाह, अब बजी चुटकी। मुझे मालूम था तारिका जी, आप मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। बताइए। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये लाश कितने समय तक उस मूर्ति में थी। अच्छा, कितने समय से? ये लाश ब्रॉन्ज की मूर्ति में बंद थी, वातावरण के प्रभाव में आए बिना। कुछ टेस्ट के बाद ये पता चला है कि 2 महीने से ये लाश उस मूर्ति में बंद थी। ओह, मतलब इस आदमी का खून 2 महीने पहले हुआ है? लगता तो ऐसा ही है। लेकिन सर, किसी ने इस लाश को देखा किसी ने उस मूर्ति में रखते हुए? कॉलोनी वाले बता रहे थे कि मूर्ति 39 साल पुरानी है। डॉक्टर साहब आप ये बता सकते हैं ये मूर्ति नई है या पुरानी है? ये मूर्ति 39 साल पुरानी नहीं है, नई है। ओह, मतलब इस मूर्ति को वहां पे ट्रक में लाया गया होगा। किसी ने ट्रक को देखा कैसे नहीं? मुझे नहीं पता। सालुंके साहब, किसी ने उस क्रेन को कैसे नहीं देखा जिसके जरिए उस मूर्ति को अपनी जगह पे रखा गया? मुझे नहीं पता। सालुंके साहब, उस मूर्ति में वेल्डिंग कब और कैसे की गई? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है सर, मुझे लगता है लाश की गंध की वजह से सालुंके साहब का दिमाग
खराब हो गया है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखो मुझे परेशान मत करो, मुझे इस लाश का चेहरा भी बनाना है। डोंट डिस्टर्ब मी। सर आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, आप चेहरा बनाइए। चलो एक बात तो ये पता चल गई कि मूर्ति नहीं है और किसी ने उसमें लाश रखी है। और कैसे सर? कैसे और कब का पता बाद में लगाएंगे, पहले ये पता लगाना है कि ये नई मूर्ति बनाई किसने। दुकान में तो कोई नहीं दिख रहा। वाह, एक खूबसूरत लड़की मेरे दुकान पे। सीआईडी से हूँ मैं। तो क्या हुआ? लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है मिस्टर कुमार। क्या? कुमार? मैं किसी कुमार सुमार को नहीं जानता और न मैं कुमार सुमार हूँ। तुम निशित कुमार नहीं हो जिसकी ये दुकान है? ओह, इस दुकान के पहले वाले मालिक निशित कुमार, उनकी बात कर रही है ना? पहले वाला मालिक? हाँ, निशित कुमार का 2 महीने पहले खून हो गया। हेलो अभिजीत साहब। तारिका, बन गया ना चेहरा? तो इन्होंने ये दुकान निशित कुमार से खरीदी और 2 महीने पहले उनका खून हो गया। 2 महीने पहले की वो लाश थी ना जो उस मूर्ति में से मिली? हाँ सर, लाश। हाँ लाश। आप ये बताइए कि निशित कुमार के बारे में और क्या जानते हैं आप? सर मुझे ज्यादा पता नहीं है। उनकी माली हालत भी ठीक नहीं थी और कई सालों से उनके पास कुछ काम भी नहीं था। उनके घर का एड्रेस देना। वो घर में अकेली थी। जब मैं बाहर से आई तो देखा चोरों ने उनका गला काट दिया था। शायद मैं यहाँ होती तो उनको बचा सकती थी सर। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं अर्चना जी, पर क्या आप बता सकती हैं कि क्या क्या चोरी हुआ था? कुछ नहीं, चुराने के लिए आई ही क्या घर में? कुछ नहीं था और अब भी नहीं है। आपके पति जो मूर्तियां बनाते थे वो किनके लिए बनाते थे? मेरा मतलब है उनके क्लाइंट्स कौन कौन थे? मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी सारी चीजें वो अलमारी में रखते थे। हम वो अलमारी देख सकते हैं? जी। अलमारी देख लो जरा। अर्चना जी, ऐसा भी हो सकता है कि ये चोरी का मामला ना हो। मैं समझी नहीं सर कुछ। निशित जी का कोई दुश्मन भी था जो उनकी जान लेना चाहता हो? सर मामूली सा शिल्पकार, उनका दुश्मन कौन हो सकता है?
सर हाँ बेट, इस फाइल में मूर्तियों की बहुत सारी न्यूज़पेपर कटिंग है सर। वो जो सारी मूर्ति बनाते थे ना, उसका सारा रिकॉर्ड इसी फाइल में रखते थे। और सर ये देखिए, तो ये मामला है। सुमित जी की मूर्ति भी इन्होंने बनाई थी 1976 में। अर्चना जी, मूर्ति बनाने वाले अक्सर अपनी बनाई हुई मूर्तियों का एक ढांचा अपने पास रखते हैं कि अगर मूर्ति टूट फूट जाए तो दोबारा बना सके। निशित जी भी ऐसा करते थे क्या? हाँ हाँ, उसके वो सारे ढांचे पिछले बाजू रखते थे। हम वो जगह देखना चाहेंगे। सर आप सब देख रहे हैं ना, ये उनकी पूरी जिंदगी की कारीगरी है। उन्होंने जितनी भी मूर्तियां बनाई थी उन सबका एक एक ढांचा यहाँ है। वो वाला नहीं दिख रहा है? कौन सा वाला? वो सुमित जी की जो मूर्ति का ढांचा है। वो उस तरफ होना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं? ये मिट्टी देख रहे हो? यहाँ पे कोई ढांचा था जो अब नहीं है। अर्चना जी, हाँ, वो सुमित कुमार जी की मूर्ति का ढांचा यहीं पे था? हाँ यही था। ले गए। सर आपका मतलब उन चोरों से तो नहीं? सुमित कुमार जी की मूर्ति का ढांचा चोर चुरा के ले गए। ऋषि जी का खून इस ढांचे की वजह से हुआ है। लेकिन सर, सुमित जी की मूर्ति का ढांचा चुरा के चोर क्या करेंगे? उस ढांचे की मदद से सुमित जी की नई मूर्ति बनाई गई और उस लाश को उसमें डाल दिया गया। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा वो लाश किसकी है? साड़ू के साहब लगे हैं ना लाश का चेहरा बनाने में। एक बार चेहरा बन जाए सारी कहानी सामने आ जाएगी। हाँ डॉक्टर साहब, बन गया चेहरा? ये देखो बॉस, ये है वो मरा हुआ आदमी। क्या? ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब ये क्या मजाक है? भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही है उस आदमी का चेहरा, ऐसा ही दिखता है वो। मैं जानता था, मुझे बिल्कुल पता था ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे सारा केस उलट जाए। क्या बात कर रहे हो यार तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या हो गया तुम्हें? अभिजीत ये क्या कह रहे हो तुम? ये उसी आदमी का चेहरा है। सर मजाक क्यों करेंगे? क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो चेहरा बनाया है वो मूर्ति का चेहरा है। सुमित जी का चेहरा है जो 39 साल पहले मर चुके हैं। इस चेहरे में सिर्फ मूंछ लगाना बाकी है। क्या बात कर रहे हो? ये आप बताइए, आपने बनाया है चेहरा? तो मैंने तो वही बनाया है जो मुझे खोपड़ी ने बताया। मैंने तो मूर्ति देखी भी नहीं है यार। तो आप देख लीजिए, ये मूर्ति है। ये तो वाकई वही चेहरा है जो मैंने बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? सर ये आदमी 39 साल पहले मर चुका है। आज जिंदा होता तो 80 साल का होता। और आपने कहा था ना कि ये मरा हुआ आदमी 45 साल का। कैसे पॉसिबल है? आई एम सॉरी बॉस, मुझे छुट्टी चाहिए। वो आप देखो सर। पहले हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि लाश को मूर्ति में रखा कैसे गया। अब हमें यह पता लगाना है कि सुमित जी की लाश सुमित जी की मूर्ति में आई कैसे और क्यों।
सर कुछ पता चला उस लाश के बारे में? देखिए उसी के बारे में हम लोग बच्चों, हमें आपकी नानी और मम्मी से कुछ जरूरी बात करनी है। और बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को नहीं सुननी चाहिए। तो आप लोग प्लीज अंदर जाइए। क्यों? हम क्यों नहीं सुन सकते? ये बड़ों की बातें हैं, बच्चों का कोई काम नहीं। हमें पता है, हमारे आजोबा की मूर्ति में से लाश मिली है ना। आप उसी के बारे में बात करने आए हो ना? हाँ, और कुछ जरूरी बातें हैं। आप लोग अच्छे बच्चे हो ना? हो ना? प्लीज अंदर जाओ। सर बताइए ना, क्या पता चला आप लोगों को? एक्चुअली इस केस की जांच को लेकर हम थोड़ी उलझन में हैं और हमें लगता है कि आप सुलझा सकती हैं इस उलझन को। कैसी उलझन? और मैं कैसे सुलझा सकती हूँ? दरअसल ये सब हमारे परिवार वाले जैसे ही हैं। जब से शादी करके आई हूँ इसी कॉलोनी में रह रही हूँ। ये लोग सब कुछ जानते हैं। आपको जो कुछ भी कहना है इनके सामने कह सकते हैं। ठीक है। आपके पति सुमित जी को गुजरे हुए करीब 39 साल हो गए है ना? लेकिन सुमित जी की मूर्ति में से हमें जो लाश मिली है वो सुमित जी की है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। ये देखिए। इतने यकीन के साथ आप ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये हो ही नहीं सकता। जरूर कुछ भूल हुई है आप लोगों से। कोई भूल नहीं हुई। ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें लाश की खोपड़ी का चेहरा बनाया गया है और यही चेहरा बना है सुमित जी का। लेकिन मेरे पिताजी की लाश कैसे आ सकती है? ये मुमकिन नहीं है। वही तो, लाश की उम्र करीब 45 साल की है। आपके पिताजी जिंदा होते तो 80 साल के ऊपर के होते। अब बात यह है कि 80 साल का आदमी 45 साल का कैसे हो गया? ये मैं कैसे जान सकती हूँ? अब आपको नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? चेहरा तो बिल्कुल आपके पति का ही है। सर, उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार मैंने ही किया था। अगर किसी ने लाश बदल दी हो या कहीं किसी तरह वो जिंदा भी होते तो भी 80 साल का इंसान 45 साल का हो ही नहीं सकता। वही तो, यही बात हमें परेशान कर रही है। अच्छा, आपके परिवार में कोई ऐसा आदमी था जो बिल्कुल सुमित जी से मिलता जुलता हो? नहीं, जब से मैं उन्हें जानती हूँ या जब से मेरी शादी हुई है मैंने तो ऐसा किसी को नहीं देखा जो उनकी तरह दिख रहा हो। चूंकि उस मरे हुए आदमी का चेहरा हूबहू आपके पति से मिलता जुलता है और उन दोनों में कोई संबंध है या नहीं, ये जानने के लिए मालती जी हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। कैसी मदद? अगर आपको बुरा ना लगे तो हमें आपका डीएनए उस मरे हुए आदमी से मिला के देखना होगा। यही एक तरीका है सच्चाई को जानने का। ठीक है, मैं तैयार हूँ, क्योंकि हम भी इस सवाल का जवाब चाहते हैं। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे, पर तब जब आपके साथ मिलेंगे। आता रेखा जी, डीएनए रिपोर्ट आ गई? पार्शियल मैच है। क्या पार्शियल मैच है? देखा, इसका मतलब सालू के गलत नहीं था बॉस। ये आदमी सुमित के परिवार का ही। बाप का डीएनए बेटी में भी है और इस मरे हुए आदमी में भी।
निश्चित रूप से ये आदमी सुमित के परिवार का ही कोई है। अगर ये सुमित का रिश्तेदार है तो किसी ने इसे पहचाना कैसे नहीं? कोई तो होगा जो इसे पहचानता। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। आपने जो इसका चेहरा बनाया था उसकी फोटो हमने अखबार में भी भेजी, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी सामने नहीं आया जो इसे पहचानता हो। अगर ये इसी शहर में था तो किसी ने तो इसे देखा होगा, कोई तो होगा इसके पहचान वाला। तारिका जी, आप तो जीनियस हैं। ऐसे क्या कह दिया मैंने? केस सॉल्व कर दिया। हो सकता है ये आदमी इस देश का हो ही ना, हो सकता है कि मरने से कुछ समय पहले इस देश में आया। ओह, इसीलिए किसी ने इसे पहचाना नहीं। हाँ, पिछले 2-3 महीने की इमिग्रेशन रिपोर्ट्स चेक करनी होंगी हमें। पंकज, आज के अखबार में मैंने अपना राशिफल देखा। जानते हो क्या लिखा था उसमें? क्या था सर? बहुत जल्द नौकरी में बदलाव होगा। इसका मतलब जानते हो? हाँ सर, ये तो बहुत दुख की बात है। आपका डिमोशन होने वाला है। आपकी पोस्ट तो मेरे से भी नीचे होने वाली है। क्या बोलता है? अरे इसका मतलब है मेरा बहुत जल्द प्रमोशन होने वाला है। हाँ, पिछले 1 हफ्ते से मुझे ऐसा ही लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों? सर अभिजीत सर ने बिल्कुल सही पता लगाया सर। इमिग्रेशन रिकॉर्ड से उस मरे हुए आदमी का चेहरा मैच कर रहा है सर। गुड, मिला है सर। सचिन, ये तो बिल्कुल सुमित जैसे ही दिखता है। इसका नाम ब्रेंडन है, उम्र 45 साल और 2 महीने पहले यूके से आया था सर। मतलब आते ही मौत हो गई उसकी। सर इसका नाम तो अंग्रेजों जैसा है पर लगता है इंडियन है। इस ब्रेंडन का घर का पता, फोन नंबर कुछ है? हाँ सर, जरूर। पूर्वी, इस नंबर पे फोन करो। घर का ही फोन नंबर होगा ही। उसके माता पिता से बात करो, मगर सावधानी से। शायद उन बेचारों को पता भी नहीं होगा ब्रेंडन के साथ क्या हुआ है। और देखो बातचीत में कुछ पता चलता है क्या इस ब्रेंडन के बारे में। सर। हाँ सर, मैं सीआईडी छोड़ रहा हूं। अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं पागल हो जाऊंगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? इस केस में बहुत कंफ्यूजन है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह आदमी अंग्रेज निकला। मेरा दिमाग फट जाएगा सर। मैं भी छुट्टी पे जा रहा हूं, सालू के साथ के साथ। अभी जाओ, अभी जाओ इसी वक्त। बोरिया भी सरा बांधो, निकल जाओ सीआईडी से। जाओ और कुछ समय बिताओ अपनी बीवी के साथ, शायद कुछ अकल आ जाएगी। जाओ। सर, आपका राशिफल तो सही निकला। नौकरी में बदलाव मतलब आपका रेजिग्नेशन, इस्तीफा। सर। हाँ पूर्वी, बात हो गई? हाँ सर, एक और चौंकाने वाली बात पता चली। क्या? सर ये ब्रेंडन सुमित का बेटा था। ब्रेंडन सुमित का बेटा है? वो कैसे? उसकी पहली शादी से। सुमित ने बेatrice नाम की एक अंग्रेज औरत से 1970 में शादी की थी। बेटे को जन्म देते हुए वो औरत मर गई। बीवी की मौत के बाद उसका दिल टूट गया और वो अपने इस बेटे को लेकर इंडिया वापस आना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी के घर वालों ने बच्चे को आने नहीं दिया। इसलिए बच्चे को नाना नानी के पास छोड़कर वो इंडिया आ गया। और इंडिया में आने के बाद उसने अर्चना से शादी की और अपनी पिछली जिंदगी मिटा दी, किसी को कुछ भी नहीं बताया। और इसीलिए सुमित के इस बेटे ब्रेंडन के बारे में यहाँ पे किसी को भी कुछ पता नहीं था। यस सर। हाँ, लेकिन ये ब्रेंडन इंडिया आया क्यों? क्यों आया ये? सर अपने नाना नानी की मौत के बाद उसे अपने पिता के बारे में पता चला, तो अपने पिता के परिवार वालों के बारे में जानने के लिए वो इंडिया आया था। कोई आदमी अपने परिवार के बारे में जानने के लिए इंडिया आता है और यहाँ पर उसका खून हो जाता है। नहीं 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 नहीं, ये कोई और ही चक्कर है। सर, अब इस ब्रेंडन के खूनी तक हम कैसे पहुंचेंगे?
शुरू से शुरू करके। सॉरी सर, आपका मतलब क्या था? एयरपोर्ट से पंकज, एयरपोर्ट से। जैसे ब्रेंडन एयरपोर्ट पर उतरा, पता लगाएंगे वो कहां गया, कैसे गया, किससे मिला। सर, ये फुटेज एयरपोर्ट के अराइवल गेट की है सर, जब ब्रेंडन इमिग्रेशन से बाहर निकल चुका था। सर, ये रहा ब्रेंडन, ये कैप वाला आदमी ब्रेंडन से मिलने आया। कैप की वजह से उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा। जरा जूम करो उस पर। ऐसा लगता है कि जानबूझकर ये आदमी अपना चेहरा छुपा रहा है। ये चाहता नहीं है कि उसका चेहरा कैमरे पे कैप्चर हो। आगे बढ़ो। सर, ये दोनों तो पार्किंग की तरफ गए। इसका मतलब इस कैप वाले आदमी की गाड़ी पार्किंग में है। एक काम करो, इन दोनों के बाहर निकलने से आधे घंटे तक जितनी भी गाड़ियां एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट से बाहर निकली है, उन सब के डिटेल्स निकालो। पता चल जाएगा इस कैप वाले की कौन सी गाड़ी है। सर, वो आदमी ब्रेंडन को जब एयरपोर्ट की पार्किंग में लेके गया, उसके आधे घंटे बाद तक ये सारी गाड़ियां बाहर जाती रही सर। बस वे ठीक है, एक एक को फोन करो और पता लगाओ किस पैसेंजर को इन्होंने एयरपोर्ट से पिकअप किया और कहां जाके छोड़ा। हेलो जी, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि 15 फरवरी को आपकी कार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गई थी किसी को छोड़ने के लिए? आप क्या करने गए थे? किसी को छोड़ने गए थे? मिसेस आंचल कुमार। ओके पूर्वी। ओके ओके। क्या? किसको छोड़ने गए थे? पीटर फ्रैंक। अच्छा, ये कौन सी फ्लाइट से आए? ओके। मिस्टर डिसिल्वा, ओके पूर्वी, अब बचा है सिर्फ एक नंबर, ये VH 543259। और सर, ये नंबर किसी मिस्टर अनिल के नाम पे, जो कि लोनावाला के बंगलो पे रजिस्टर्ड है सर। लेकिन ये आदमी फोन नहीं उठा रहा है सर। फोन नहीं उठा रहा है? लगता है ये अनिल ही पिकअप करने आया था ब्रेंडन को एयरपोर्ट पर। सर, कहीं इस अनिल ने तो ब्रेंडन का खून नहीं किया? हो सकता है पूर्वी, एक बात तो पक्की है, इस अनिल का जरूर कोई ना कोई संबंध है ब्रेंडन के खून के साथ। सरकार के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अनिल जी का घर यही है। काफी पैसे वाला लगता है ये अनिल जी। इतना बड़ा बंगला, वो कार। लेकिन इस अनिल जी को ब्रेंडन से क्या काम पड़ गया? सर, मुझे तो लगता है कि इस ब्रेंडन को इंडिया में कोई जानता ही नहीं होगा। ब्रेंडन को इंडिया में कोई जानता नहीं था तो ये अनिल एयरपोर्ट क्यों गया था उन्हें लेने? उसके बाद ये ब्रेंडन गायब कहाँ हो गया? कोई दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा है? जी, कौन है आप लोग और क्या चाहिए? आपके मालिक अनिल जी से मिलना है। कहाँ है वो? वो नहीं है। आप क्यों पूछ रहे साहब? देखिए, बेमतलब परेशान मत करिए, नहीं तो अभी पुलिस को फोन कर देंगे। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी कहाँ से? अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। लगता है अनिल जी उसी तरफ है जिस तरफ ये भाग रहा है। चलो देखते हैं। हट, हट।
लगता है यही अनिल जी है। अनिल जी, मालिक और नौकर एक साथ शराब पी रहे थे यहाँ पे। अनिल जी, अनिल जी, जी। हम ये जानने आए कि कुछ महीने पहले आप ब्रेंडन को एयरपोर्ट से लेकर कहाँ गए थे? एयरपोर्ट? ब्रेंडन? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा यार, क्या बोल रहे हो तुम? हम ये कह रहे हैं कि ब्रेंडन को लेके आप एयरपोर्ट से आए थे और ये हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा है। अनिल जी, आपकी कार कौन सी है? सच्चाई तो ये है कि ना तो ये बंगला आपका है और ना ही वो कार। अब सच बताओ। सर मैं कुछ नहीं जानता सर। सर मैं तो एक मामूली सा वॉचमैन हूँ सर, वॉचमैन। ये मेरा मालिक है ना, मालिक, उसने अपना बंगला और कार मेरे नाम पर कर दिया सर। ये मेरा कुछ भी नहीं है सर। तो फिर किसका है? सर मैं कैसे बोलूँ सर, मेरी जान चली जाएगी सर। देखो तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सिर्फ ये बताओ किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? क्या बात है, आप लोगों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? कुछ पता चला क्या? हाँ, एक चौंकाने वाली कहानी। ये कहानी हम आप लोगों को भी सुनाते हैं। इस कहानी को हम वहां से शुरू करते हैं जब सुमित जी को सरकार ने जमीन दान दिया था। उस जमीन में सिर्फ ये छोटा सा गार्डन नहीं था, बल्कि वो जमीन भी था जिसपे आज मॉल बना हुआ है आपके कॉलोनी के पीछे। लेकिन इस बात का पता हमें क्यों नहीं चला? क्योंकि आप लोगों से पहले कुछ और लोगों को पता चल गया। उन्हें यह भी पता चल गया कि सुमित जी अपनी पूरी जमीन को बच्चों के पार्क के लिए दान करना चाहते हैं, और ये बात उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सुमित जी को रोकना चाहा। जब सुमित जी नहीं माने तो उनका फोन कर दिया। क्या? जी हाँ, सुमित जी का एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसकी प्लानिंग की थी उन लोगों ने, और उन लोगों ने जमीन का एक छोटा सा हिस्सा आपके कॉलोनी को दिया और बाकी बिल्डर्स को बेच दिए। वो मॉल जहाँ पे खड़ा है वो जमीन। बिल्डर से मिले पैसे से ऐश कर रहे हैं वो लोग। उनके पास देश विदेश में बहुत सारे घर हैं, बंगलो हैं, ढेर सारी गाड़ियां हैं, और ये बात किसी को नहीं पता, उनके दोस्तों और परिवार वालों को भी नहीं। और सुमित जी का बेटा ब्रेंडन जब अपने परिवार वालों से मिलने इंडिया आया तो उसे भी मार दिया गया। क्यों, ये हमें मालूम नहीं। और फिर बेटे की लाश को पिता के मूर्ति में छुपा दिया। अब ये कैसे किया है, ये हम जानना चाहते हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं? यही हैं वो लोग। सच तो ये इसी कॉलोनी में रह रहे हैं, धोखे और खून से कमाए हुए पैसों पर ऐश कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें जानते हैं। अजय, अजय को पीछे आइए जल्दी। आनंद, आनंद संभालना यार। अरे अरे क्या हो रहा है ये? कहाँ भाग रहे हो? अरे सर उतारिए हम लोगों को। सर मर जाएंगे हम। सर नीचे उतारिए सर। हमने तो तुम दोनों का नाम भी नहीं लिया था। हाँ, मगर तुम लोगों के लोनावले वाले बंगले पे गए थे हम लोग। नीचे उतारिए ना। अरे तुम लोग तो वैसे ही गिरे हुए आदमी हो। सुमित जी और ब्रेंडन का खून किया तुम लोगों ने। नहीं सर,
वैसे हमें पता चल गया, तुम लोगों को मालूम पड़ गया था कि तुम्हारे करतूत के बारे में हमें पता चल गया। सर नीचे उतारिए प्लीज। इसलिए कॉलोनी वालों की जान को नुकसान पहुंचा है, हाँ? और अब उसका भगदड़ का सहारा लेके भाग रहे तुम लोग। सर उतारिए हमें। सर नीचे उतारिए प्लीज, नीचे उतारिए ना मर जाएंगे सर। सर नीचे उतारिए ना। से लेकिन वो तो आपके दोस्त थे, फिर आपने उनको क्यों मार दिया? क्योंकि इनके लिए पैसा दोस्ती से ज्यादा मायने रखता है। लेकिन ब्रेंडन को क्यों मारा? सर एक्चुअली हम उसे मारना नहीं चाहते थे। हम उसे एयरपोर्ट से सीधा हमारे खाली पड़े हुए फ्लैट पे लेके गए। हमने सोचा था हम उसके बाप के मरने की झूठी कहानियां सुनाकर उसको यूके वापस भेज देंगे, और उसने हमारी वो बातें सुन ली थी जिसमें हमने सुमित को मारने का जिक्र किया था। इसके लिए उसको मारा सर। लेकिन उसकी लाश मूर्ति में क्यों छुपाई? हम नहीं चाहते थे कि उसकी लाश किसी भी हालत में सीआईडी को मिले। अगर हम उसे जलाते, दफनाते या किसी तालाब झील में उसकी लाश छोड़ देते तो एक न एक दिन तो लाश मिल ही जाती ना। फिर तो हम पकड़े जाते। इसलिए हमने उसकी लाश सुमित की मूर्ति के अंदर डाल दी थी ताकि कोई ढूंढ ना सके। इसीलिए तुम लोगों ने निशित को मार दिया और उसके गोडाउन से सुमित जी के पुतले का ढांचा को चुरा लिया और नई मूर्ति बनाई, हाँ? लेकिन तुम लोगों ने मूर्ति जब बदली तो कॉलोनी वालों को कैसे नहीं पता चला? वो सर, हमने एक दिन पूरे कॉलोनी वालों को रात के खाने की दावत दी थी और हमने उनके खाने में नींद की गोलियां डालती थी। अच्छा, जब सारी कॉलोनी सो गई तो पुरानी मूर्ति की जगह नई मूर्ति रख दी। अगर अवनी अपने कार से उस मूर्ति को ठोकर नहीं मारती तो इनके काले कारनामों से पर्दा नहीं हटता। लेकिन सच्चाई में एक ताकत होती है जो कभी छुपती नहीं, और जुर्म में भी वही कमजोरी होती है, वो भी कभी छुपती नहीं। इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए, इन्हें सजा अब हम देंगे। हाँ सर, इन्होंने हमें धोखा दिया है, ये हमारे गुनहगार है। नहीं सर, हमें अरेस्ट कर दो, ये लोग मार डालेंगे। हमें अरेस्ट कर लीजिए सर। तुम्हें सजा देने का हक अगर हमारे हाथ में होता तो हम तुम्हें इनके हवाले कर देते। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वरना निखिल, पंकज ले जाओ इन्हें। बेटा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये गुत्थी सुलझाई और छिपे हुए गुनहगारों को पकड़ लिया। ये तो हमारा फर्ज था, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि मॉल की जमीन भी कॉलोनी को वापस मिल जाए। आपके पति का जो सपना था वो पूरा होके ही रहेगा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ओह, तो ये टारगेट है।
का बताया था, लेकिन अब तक आए क्यों नहीं? आ जाएगा अमित, आ जाएगा। संजनी बेटा तुम इतनी चिंता मत करो, रास्ते का मामला है, कहीं देर हो गई होगी उसको। हाँ भाभी, हो सकता है भैया कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं कुछ हो ना गया हो रास्ते में। ये लो भाभी, आ गए भैया। आप फालतू में इतना परेशान हो रही थी, ये लो आ गए। आप क्यों नहीं रहे? रुक क्यों गया वो? भैया को तो जगह पता थी। तुमने मुझे जिस जगह रुकने को कहा हुआ है मैं उसी जगह पर रुका हुआ हूँ। ये अचानक जगह बदलने की वजह क्या है? लेकिन हेलो सुनो तो, हेलो। काट दिया। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इन लोगों को मैंने मना किया था कि मेरे पीछे मत आए। हटिए प्लीज, हटिए आप लोग, हटिए, एक बाजी हो जाइए प्लीज। अमित, अमित, अमित भैया, अमित भैया। चाचा जी मुझे लगी हो गया, क्यों लगी? चाचा जी मुझे जाने, मुझे देखने दीजिए, मुझे देखने दीजिए। देखने के लिए कुछ नहीं बता। नहीं चाचा जी नहीं, बात को आप झूठ बोल रहे हैं। बात को समझो संजनी। नहीं, ये झूठ है। भाभी, भैया सच में हमारे साथ नहीं रहे। संभालो अपने आप को प्लीज, प्लीज। तुमने मेरे पति को मारा, तुमने मेरे पति को मारा है। मारा, क्यों मारा मेरे पति को? मैडम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे। मैं खुद हैरान हूँ ये कैसे हो गया। मैंने बहुत कोशिश की बचाने की। झूठ, तुमने मारा मेरे पति को, इसने मेरे पति को मारा। बताओ क्यों किया? क्यों किया तुमने ये सब? क्यों? चाचा जी, चाचा। संभालो अपने आप को संजनी, संजनी। तू नहीं बचेगा, अभी सीआईडी को बुलाता हूँ। हेलो सीआईडी। संजनी जी, आपको ऐसे क्यों लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं, किसी ने जानबूझकर किया, किसी ने आपके पति को मारा है? हाँ साहब ये सच है, मैं भला क्यों मारूंगा, ये एक्सीडेंट है साहब। बाद में बात करूंगा। सर ये जानबूझकर किया गया है। मेरे पति को मुझसे छीन लिया गया है। साहब अच्छा खासा मैं गुजरात से चला आ रहा था, कहीं भी कुछ नहीं हुआ, यहीं पर आकर मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया साहब। साहब वो गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने थी, मैं ब्रेक लगाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन साहब ब्रेक नहीं लग रहा था। साहब मैंने हॉर्न भी बजाया, स्टीयरिंग काटने की कोशिश की साहब, लेकिन ये एक्सीडेंट हो गया साहब। साहब मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, स्टीयरिंग काटने की कोशिश की, स्टीयरिंग जाम हो गया साहब, इसीलिए ये एक्सीडेंट हुआ साहब। सही कह रहा है सर, ये किसी ने स्टीयरिंग और ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की है सर। अच्छा देखा आपने, मैं कह रही थी ना, ये एक सोची समझी साजिश है।
मेरे पति को मार दिया गया है सर, और मैं आपको बता सकती हूँ क्यों। छोड़ दो संजनी, अब हम कुछ भी कर ले, हमारा अमित तो वापस आने वाला नहीं, हमारा तो घर ही उजड़ गया ना। अब किसी को कुछ बता के क्या फायदा होने वाला? क्यों छोड़ दूं चाचा जी, अब छुपाने वाली बात रही क्या गई है। अमित तो अब नहीं रहे और काजल का कोई पता ही नहीं। काजल? ये काजल कौन है? बताइए संजनी जी, ये काजल कौन है? अमित और मेरी इकलौती बेटी। क्या हुआ? उसे कल किसी ने अगवा कर लिया। आज अमित उसकी फिरौती की रकम देने आ रहा था। काजल को कल अगवा कर लिया गया, किडनैप किया गया, और हमें फिरौती की रकम लेके जा रहा था तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों बातों का कोई ना कोई संबंध जरूर है। हाँ सर, मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। मेरा दिल घबरा रहा था सर, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी सर। अमित, अमित, हमें भी साथ ले चलो। अमित नहीं, किडनैपर ने मुझे अकेले बुलाया है। अच्छा, करण को तो ले जाओ। हाँ भैया, मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं गार्डन में घूमने नहीं जा रहा हूँ करण। अमित, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर वहाँ पे कुछ नहीं होगा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? उन्हें जो कुछ चाहिए मैं उन्हें दे रहा हूँ। बस एक बार हमारी बच्ची सही सलामत हमें मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। चलता हूँ मैं। अमित, अमित, संजनी, चलो अंदर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ओके चाचा जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हमें पुलिस को बता देना चाहिए। नहीं संजनी, देखो तुम हमारे घर की बहू हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी ऐसे समझता हूं, इसलिए तुम्हें नसीहत दे रहा हूं, अपने पति से पूछे बगैर कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ प्लीज। नहीं चाचा जी, मैं तो जाऊंगी। आप लोग चल रहे हो तो चलो। करण, गाड़ी निकालो। सर, कोई उस आदमी को क्यों मारेगा जो उसे फिरौती देने आने वाला था? हाँ सर, ऐसा करके तो उसे पैसे भी नहीं मिलने वाले। सर, गाड़ी में पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिले गाड़ी में? नहीं सर, और सर ना ही कोई ऐसा बैग या फिर ब्रीफकेस मिला है जिसमें फिरौती की रकम रखी गई हो। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी में से किसी ने पैसे निकाल लिए? संजीवी जी, गाड़ी में फिरौती के पैसे हैं नहीं। पैसा नहीं था। पैसा नहीं था? फिरौती कुछ और ही थी। क्या? कुछ और ही था? पैसा नहीं था तो और क्या था संजनी? सोना चांदी गहना कुछ तो होगा। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने अमित से पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। कुछ नहीं। क्यों कर? तुम्हें कुछ पता है? सर, हमें बस इतना पता था कि काजल को अगवा करने वालों ने फिरौती मांगी है और भैया आज यहाँ फिरौती देने वाले थे। कितना था, क्या था, हमें कुछ भी नहीं पता सर। संजनी जी, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ छुपा रहे हैं। हमसे कुछ भी छुपाइए मत, यही वक्त है सच सच बताने का। हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं सर, यकीन कीजिए। सर, मेरी बेटी को बचा लीजिए। फिरौती के लिए पैसे नहीं देने थे तो फिर और क्या हो सकती थी फिरौती? और फिर अमित ने ये सब छुपाया क्यों? क्यों छुपाया अपने परिवार वालों से भी?
एक्सीडेंट से पहले तुम कहीं रुके थे क्या? कुछ इतनी देर के लिए कि जिस वक्त में कोई तुम्हारा स्टीयरिंग या फिर ब्रेक के साथ कोई छेड़छाड़ करे। हाँ साहब, यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर पहले टोल नाका है, वहाँ के अफसर ने मुझे रोका था। यहाँ से 2 किलोमीटर पहले? साहब यहीं पे रुके, यहीं पे। साहब यहीं पे था वो टोल नाका, ये अचानक गायब कैसे हो गया? साहब मैं जब गाड़ी लेकर आया तो यहीं पर था, मैं सच कह रहा हूँ साहब। अगर यही था तो गायब कहाँ हो गया? ये देखो, यहाँ झाड़ियों के पीछे गायब हुआ है वो टोल नाका। हाँ साहब, ये बैरल और बम्बू तो यहाँ पर थे, वहाँ कैसे पहुँच गए? ये नकली टोल नाका सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए बनाया गया था। और जब तुम यहाँ के उस नकली ऑफिसर से बात कर रहे होगे, उस वक्त तुम्हारे ट्रक के ब्रेक और स्टीयरिंग के साथ किसी ने छेड़खानी की है। यानी सर ये सब नकली था? जी हाँ, सब कुछ नकली था। अब एक काम करो, उस नकली ऑफिसर का स्केच बनाओ हमारे लिए। जी सर। सर यही है वो नकली ऑक्ट्रॉय ऑफिसर जिसने ट्रक रोका था। हमारे रिकॉर्ड में इसका कुछ मैच वगैरह है? नहीं सर, किसी से भी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं सर, जो अमित को फिरौती के लिए फोन आ रहे थे जिस नंबर से, उसका पता भी गलत दिया हुआ है। अब जिस समझ में नहीं आता, एक बाप अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए फिरौती की रकम लेके जा रहा है, उसका खून होता है। क्यों होता है खून? क्या वजह हो सकती है? और सर फिरौती अगर पैसा नहीं है तो और क्या हो सकता है? बॉस, शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आप लोगों को। तुझे गाड़ी में कोई फिरौती की रकम मिल गई क्या? नहीं, रकम नहीं मिली। कोई ज्वेलरी जो गाड़ी में छुपा के रखी गई हो फिरौती के तौर पे देने के लिए? नहीं, बिल्कुल। अरे डॉक्टर साहब, आपका हर जवाब अगर नहीं और बिल्कुल नहीं है तो मिला क्या आपको? आइसक्रीम। अमित की कार में आपको आइसक्रीम मिली है? नहीं। हाँ नहीं खानू की क्या मजाक है ये? सीधे सीधे बता क्या मिला है तुझे? मजाक नहीं है बॉस, बताता हूँ। मुझे अमित की दाहिने हाथ की उंगलियों में आइसक्रीम मिली। सर आइसक्रीम का फ्लेवर क्या था? गुड क्वेश्चन। बटर स्कॉच फ्लेवर की आइसक्रीम थी। सर आपको पूरा यकीन है कि आपकी जांच में कुछ गड़बड़ नहीं हुई है? तुम्हें मेरी जांच पर यकीन है कि नहीं? सर है, यकीन है, मगर ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है सर कि एक आदमी अपनी अगवा की हुई बेटी के लिए फिरौती लेके जा रहा है और इस काम से पहले वो बटर स्कॉच आइसक्रीम के मजे लेने लगता है। देखो भाई, वो क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था ये मुझे नहीं मालूम। अब इस क्लू से आप लोग कुछ ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए। मैं चलता, बाय। काम करो सर, अमित की पत्नी संजीनी को फोन करो, पूछो उससे कि अमित घर से निकलने से पहले आइसक्रीम खा के निकला था क्या, हाथ धोए थे क्या नहीं, ये भी पूछो। सर समझ में नहीं आता, एक बाप अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए फिरौती की रकम लेके जा रहा है मगर बीच रास्ते में रुककर आइसक्रीम खाता है, बटर स्कॉच आइसक्रीम। सर संजीनी ने बताया कि उनकी बेटी को आइसक्रीम से एलर्जी थी, इसलिए वो लोग आइसक्रीम खाने से परहेज करते थे और घर में भी आइसक्रीम नहीं रखते थे। सर ये लो, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि अमित ने आइसक्रीम घर से निकलने के बाद खाई है। सर ये अमित कैसा बाप है सर, अपनी बेटी को छुड़ाने से पहले कहीं रुककर बटर स्कॉच आइसक्रीम खा रहे हैं। पंकज, ये बाप आइसक्रीम खाने के अलावा कुछ और ही है। तुम लोग एक काम करो, पता लगाओ अमित के घर और फिरौती देने की जो जगह थी उसके बीच में कितने आइसक्रीम पार्लर्स हैं। जरूर अमित किसी न किसी आइसक्रीम पार्लर में गया होगा और वहीं उसने ये बटर स्कॉच आइसक्रीम खाया होगा। सर हमने सारे आइसक्रीम पार्लर चेक किए तो पता चला कि ये वही आइसक्रीम पार्लर है जहाँ से अमित ने कल आइसक्रीम खरीदी थी। ठीक है,
आइए सर। आपको ठीक से याद है कि कल अमित ने आप ही के आइसक्रीम पार्लर से वो बटर स्कॉच आइसक्रीम खरीदी थी? जी सर। और बड़े मजे से उसने आइसक्रीम खाई होगी? नहीं सर, उन्होंने उसे डिलीवरी करने के लिए कहा था। खाई नहीं? अरे सर, ये तो गड़बड़ कर दिया। इतनी अच्छी आइसक्रीम खरीदी और खाई भी नहीं। अगर उसने आइसक्रीम खाई नहीं तो फिर उसके हाथ में आइसक्रीम आई कैसे? किस एड्रेस पे भिजवाई थी आइसक्रीम? 1 मिनट मैम। पता करना होगा कौन है वो खास आदमी जिसके लिए अमित ने अपने इंपॉर्टेंट काम को रोककर उसके लिए आइसक्रीम भेजना ज्यादा जरूरी समझा। ये नाम है। ये तो अमित के घर का एड्रेस है। सर समझ में नहीं आ रहा, अमित अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए जा रहा था और यहाँ से उसने अपने घर आइसक्रीम भिजवाई। वही तो, ये कोई खुशी की बात तो थी नहीं जो आइसक्रीम भेजना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये आइसक्रीम की डिलीवरी कितने बजे हुई थी? तकरीबन 1:30 बजे। सर उस समय तो अमित के एक्सीडेंट की छानबीन चल रही थी। इसका मतलब है घर पे परिवार का कोई भी नहीं होगा। 1 मिनट, अभी पता करता हूँ। हेलो संजनी जी। जी, आपसे एक बात की जानकारी चाहिए थी। क्या कल दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच आपके घर आपके नौकर ने या फिर वॉचमैन ने किसी आइसक्रीम की डिलीवरी ली थी? ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। मैनेजर साहब, उस वक्त उनके घर पे कोई भी नहीं था। वॉचमैन और उनके घर के नौकरानी को उन्होंने छुट्टी दे रखी थी, घर पे ताला लगा हुआ था। तो फिर आइसक्रीम की डिलीवरी कैसे हुई? लेकिन सर, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक कल ये डिलीवरी हुई थी। ये डिलीवरी किसने की थी? गिरीश। गिरीश? सर, हम इस बटर स्कॉच का गिरीश का पीछा क्यों कर रहे हैं सर? अब ये तो पता चल गया था कि कल अमित ने आइसक्रीम का जो ऑर्डर दिया था उसके घर तक नहीं पहुंचा। हाँ सर। अब हमें ये पता चलेगा कि इस डिलीवरी बॉय ने इस आइसक्रीम के साथ क्या किया था। सर इसलिए आपने फिर से आइसक्रीम अमित के घर के पते पर ऑर्डर की? मैंने तो सिर्फ अमित का जो ऑर्डर है उसे दोहराया है। अब देखते हैं ये डिलीवरी बॉय क्या करता है। सर, आपको लगता है गिरीश वही करेगा जो उसने कल किया था? लगता नहीं है पंकज, गिरीश ने फिर से वही गलती की है। वो देखो, वो दूसरे रास्ते पे मुड़ गया। सर ये तो बस स्टॉप पे आके रुक गया। लगता है ये यहाँ किसी का इंतजार कर रहा है। किसका सर? शायद उसी आदमी का जो कल शायद इससे मिला होगा। अगर वो आदमी आज नहीं आया, और आएगा भी नहीं, क्योंकि ये आइसक्रीम का ऑर्डर तो हमने दिया था। तो हम लोग जाके उससे पूछ क्यों नहीं लेते? नहीं, देखते हैं ये करता क्या है। सर, मुझे तो लगता है कल भी इसने इसी तरह पेड़ के नीचे मस्त खड़े रह के आइसक्रीम खाई रहेगी और आज भी खाने वाला है। अबे यार, इसने तो आइसक्रीम का मिल्क शेक बना दिया होगा। सर ये जा कहाँ रहा है? पंकज, जिस आदमी का ये इंतजार कर रहा था बस स्टॉप पे, वो आदमी वहां पे नहीं पहुंचा, इसलिए शायद ये उसी से मिलने जा रहा है। लगता है ये उसी आदमी को ढूंढता हुआ यहाँ पर आया।
इसने तो आइसक्रीम का हलवा बना दिया, ना खाने के लायक बची ना पीने के लायक। चलो इसी से पूछते हैं इसने ऐसा क्यों किया। हेलमेट निकाल। बोल क्या चक्कर है आइसक्रीम का? कुछ दिन पहले मुझे एक आदमी यहाँ मिला था। उसने मुझसे कहा तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर पे अमित नाम का एक आदमी आएगा और वो बटर स्कॉच आइसक्रीम ऑर्डर करेगा सर। और कल अमित ने आइसक्रीम पार्लर में आकर बटर स्कॉच आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। हाँ सर आया, और उस आदमी ने मुझे वो पता पहले से ही बता दिया था जिस पे अमित को वो आइसक्रीम डिलीवर करानी थी। लेकिन उसने मुझसे कहा था कि आइसक्रीम उस एड्रेस पर डिलीवर ना कर उसको दे दूं सर। और तुमने आइसक्रीम उसे दे दिया? हाँ सर, वो मुझे बस स्टॉप पे मिला और आइसक्रीम लेके चला गया सर। उसने ये काम करने के लिए मुझे पूरे 2000 रुपए दिए सर। उस आदमी का नाम, पता, फोन नंबर कुछ मालूम है? नहीं सर, गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए। वो आदमी दिखता कैसा था? उसकी हाइट करीब 5 फुट 6 इंच होगी, रंग गोरा था, नाक उसकी चपटी थी सर, क्लीन शेव ही रखता था, जब भी आता था हमेशा बाइक पे आता था सर। सर ये आदमी तो बिल्कुल वैसा ही हुलिया बता रहा है जैसे उस ट्रक ड्राइवर ने बताया था। मतलब एक ही आदमी दोनों जगहों पे था, ऑक्ट्रॉय नाके पे और बस स्टॉप में। तुम ये बताओ कि उस आइसक्रीम के टब में तुम उंगली डाल के क्या ढूंढ रहे थे? सर मैंने अमित जी को उस आइसक्रीम के टब में कुछ रखते हुए देखा था। मैनेजर साहब, हाँ इस आइसक्रीम के डिब्बे की डिलीवरी करा दीजिए जल्दी, इसका टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। आप बेफिक्र रहिए, ये बिल्कुल समय पे पहुंच जाएगा। चीफ इस बात का ध्यान रखिएगा कि यही डब्बा पहुंचे, कोई दूसरा नहीं। हाँ बिल्कुल यही डब्बा पहुंचेगा और आपकी आंखों के सामने। गिरीश, यस सर। बेटा ये डब्बा इस पते पे दे आना। ओके सर। ठीक है। तो इसीलिए अमित की उंगलियों पे वो आइसक्रीम लग गया जिसके ट्रेसेस डॉक्टर सालुंके को मिले थे। हाँ सर। मैंने सोचा उसको आइसक्रीम दे दूंगा और अपने पैसे ले लूंगा सर। और वो तुम्हें यहाँ भी नहीं मिला? नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कम से कम मैं उस आइसक्रीम के टब में से वो कीमती चीज तो निकाल लूं। अब तो अमित के घर वाले ही बता सकते हैं कि अमित ने उस आइसक्रीम टब में क्या कीमती चीज रखी थी और उस आदमी को वो कीमती चीज क्यों चाहिए थी। क्या ये क्या कह रहे हैं आप सर? फिरौती देने से पहले हमें आइसक्रीम खरीदने गए थे? जी हाँ, और उसने उस आइसक्रीम में कुछ रखा था। हाँ, और जरूर वही चीज फिरौती थी। क्या लगता है आप लोगों को, क्या रखा होगा उसने आइसक्रीम में? सब कल सुबह मैंने उनके हाथ में एक USB ड्राइव देखा था जब वो स्टडी रूम से निकले थे। USB ड्राइव? एक मिनट सर, कहीं अमित ने वो USB ड्राइव आइसक्रीम में तो नहीं रखा? सर ऐसा ही था, और भी ऐसे रखे रहते थे उनके पास। ऐसी क्या खास बात छुपा के रखी होगी USB ड्राइव में अमित ने, जो फिरौती के तौर पर इस्तेमाल किया? फिर चुप हो। आप लोग चुप क्यों हैं? क्या छुपा रहे हैं आप लोग? प्लीज मत छुपाइए, जो भी है सच सच बताइए, वरना बहुत देर हो जाएगी और काजल की जान को खतरा भी हो सकता है।
बताइए। सर वो दरअसल सबको हम बताते हैं कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, बट एक्चुअली में कुछ और ही है। सर, हम सरकार के लिए लाइव हथियार बनाते हैं। सरकार के साथ हमारा कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट है कि कुछ भी हो जाए हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। तो कहीं कोई खुफिया जानकारी तो नहीं थी इस यूएसबी ड्राइव में जो अमित ने आइसक्रीम में डालकर दे दिया किसी को? गद्दारी की है अमित ने, देश के साथ गद्दारी। नहीं नहीं, वो गद्दार नहीं थे। हो सकता है कि बेटी के अगवा होने की वजह से एक बेचारा बाप टूट गया हो और उसने गलत कदम उठा लिया हो। बेटी की वजह हो या और कुछ भी, मगर देश के साथ कोई भी गद्दारी नहीं कर सकता। दया को फोन करो, कहो उसे कि ये सब कुछ उस आदमी ने किया है जिसने आइसक्रीम की डिलीवरी ली थी। उठाओ उसे। ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, हमारी देश की सुरक्षा का सवाल। सर, इस दुकान के सीसीटीवी से सामने वाले बस स्टॉप का फुटेज हमने उस पॉइंट से क्यों किया है जब वो आइसक्रीम डिलीवरी बॉय सामने आके रुका था। गुड, लेकर सर देखते हैं कौन है वो आदमी जो डिलीवरी बॉय से आइसक्रीम लेकर गया। ये वो आदमी, मतलब वो डिलीवरी बॉय सच बोल रहा था, ये लेकर गया आइसक्रीम। पूर्वी, एक मिनट पॉज करो। जूम करो। बाइक का नंबर दिख रहा है, पता करते हैं ये है कौन। मैं बस थोड़ी देर टीवी देख लेता हूं। भाग क्यों रहा है, हैं? नहीं साहब, बस ऐसे ही डर गया था। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कब कहा तुमने कुछ किया है? अरे साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब। अगर बेकसूर हो तो हमें देखकर भाग क्यों रहे हो? हैं? नहीं, मैंने बस वैसे ही। देख, ऑक्ट्रॉय ऑफिसर बनकर तुमने उस ट्रक के ब्रेक और एक्सीलरेटर के साथ छेड़खानी की। साहब मुझे नहीं मालूम था साहब। सर, इसके भी ब्रेक्स और एक्सीलेटर खराब कर देते हैं, भागना और अटकना बंद हो जाएगा इसका। नहीं साहब। तो फिर बता। मुझे नहीं मालूम कि कोई ट्रक में कुछ खराबी करने वाला है, और मुझे साहब ये भी नहीं मालूम कि ट्रक से किसी की जान जाने वाली थी। वो आइसक्रीम का बॉक्स जो तुम्हें उस डिलीवरी बॉय ने दिया था, उस आइसक्रीम के बॉक्स का क्या किया तुमने? साहब, मैंने आइसक्रीम बॉक्स किससे डिलीवरी की थी साहब? किसके कहने पर? किसके कहने पर किया सब ये तुमने? साहब, वो एक औरत थी। एक औरत? हाँ साहब। और वो औरत मिली कहाँ तुम्हें? सर, एक बस स्टॉप पर वहीं मिली थी वो। और ये साहब, ये सब कुछ मैंने पैसे के लिए किया साहब। उसका नाम पता तो मालूम नहीं होगा तुम्हें? शक्ल भी नहीं देखी होगी, क्यों? नहीं साहब, नाम नहीं मुझे मालूम है। वो जब आई थी तो उसने अपना चेहरा शॉल से ढक रखा था। उस औरत ने तुम्हें कांटेक्ट कैसे किया? साहब, उसने मुझे कॉल किया था। सचिन, इसका मोबाइल फोन चेक करो, देखो कहां से आया था ये कॉल। बताओ। सर, ये उसका नंबर है सर। ठीक है। किस बस स्टॉप पर मिली थी वो? सर, यारी रोड बस स्टॉप पर सर। यारी रोड। सर, ये यारी रोड तो 20 किलोमीटर दूर। कोई बात नहीं सचिन, जाएंगे हम 20 किलोमीटर दूर यारी रोड बस स्टॉप पर। जरूर कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। सर, इसका क्या करना है? जेल भेज दें? नहीं जयवंती, इसे जाने देते हैं। वैसे भी ये
कुछ काम का नहीं रहा हमारे, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? इतना हंस क्यों रहा है? अरे यार, आज 3 सीआईडी वालों को चूना लगा के आ रहा हूं। उन्होंने मेरी बातों पर भरोसा कर लिया। अरे बता तो। अरे यार, सीआईडी वालों ने तो मुझे पकड़ ही लिया था। मुझे लगा कि आज तो मैं गया, लेकिन उसके बाद मैंने कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी सुनाई ऐसी कहानी सुनाई कि सीआईडी वालों को भेज दिया कि आरी रोड बस स्टॉप। बिल्कुल झूठी कहानी। बहुत हंसी आ रही है। चलो अब हम भी एक कहानी सुनाते हैं तुम लोगों को कि कैसे सीआईडी वालों ने इस टॉमी को बेवकूफ बनाया। तुम्हारे मोबाइल से मैंने अपना नंबर डायल किया, बस तुम्हारा नंबर मेरे मोबाइल पे आ गया। और तुम्हारा नंबर ट्रैक करते करते हम यहां तक पहुंचे, तुम सबकी बारात निकालने। कोई बच्चा चिल्ला रहा है, शायद नीचे। तुम काजल हो? घबराओ मत बेटा। चलो। पता यूएसबी ड्राइव कहाँ है? सर मुझे नहीं पता सर। बोल। मुझे नहीं पता सर। अंकल, वो यूएसबी इनके पास नहीं है, किसी और के पास है। किसी और के पास है? किसके पास है बेटा? मैंने उन्हें बात करते सुना था, वो गुजरात जाने वाले, वहां से बॉर्डर क्रॉस करेंगे। गुजरात? तो फिर दया, उन्हें रोकना होगा। तुम जाओगे दया गुजरात। हेलो निखिल, नजरें गड़ा के रखना। हाँ सर। बॉर्डर की तरफ यही दोनों रास्ते जाते हैं, उन्हीं में से किसी में होगा वो। ओके सर, ओके, हम लोग नजर रखते हैं। और ये भी पता चला है कि वो हरे रंग की ओपन जीप है। निखिल, हरे रंग की जीप में वो लोग, हरे रंग की, समझे? हरे रंग?
कहीं भी दिखाई पड़े रोक लेना उनको। ओके सर। वो लोग हरे रंग की जीप में बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं? हाँ सर। हरे रंग की जीप? एक मिनट, वो देखो सामने कोई जीप दिखाई दे रही, लगता वही लोग। हाँ लग तो वही रहे। रुक जाओ। देखो आप लोग सीआईडी से हैं, तुम लोग यहाँ से बच के जा नहीं सकते हो। अरे हाँ, ये तो सचमुच सीआईडी वाले। आप क्या करेंगे? तैयार रहना, पास में आए तो उड़ा देना। सर वो लोग हमारे सामने ही हैं। ग्रेट, पकड़ लो उन्हें। जीप दिख गई है। ठीक है सर, हम उनके पीछे ही हैं। रुक जाओ तुम लोग, हम लोग सीआईडी से। रुक जाओ। एक मिनट, देखिए फायर मत करो। ये तो नजदीक आ रहे हैं, प्लीज जल्दी चलो, कुछ करो। देखो तुम लोग गलत कर रहे हो, हमारी बात सुनो। फायर कर रहे हैं। देखो तुम लोग गलत कर रहे हो, अपने आप को हमारे। देखो नीचे। एक काम करो जल्दी, अभिजीत सर को इन्फॉर्म करो जल्दी। इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। सर हम लोग उनका पीछा कर रहे थे सर, हमारी गाड़ी फंस गई। ओह नो। सर उनको पता चल गया हम उनका पीछा कर रहे हैं। हाँ सर। ओके सर। ठीक है, हम लोग देखते हैं। ओके सर, ठीक है सर। चलो यार, उन लोगों की जीप तो फंस गई है और दुश्मन निकला जा रहा है। क्या करें? एक रास्ता है हमारे पास, गाड़ी घुमाओ गया। अरे ये कहां ले आए तुम? ये तो फ्लाइंग क्लब है। और ये सामने प्लेन भी खड़ा हुआ है। प्लेन? अरे हाँ, कुछ दिनों पहले तुम प्लेन चलाना सीख रहे थे ना, तो तुम ये प्लेन उड़ा सकते हो? कोशिश कर सकता हूं। क्या बात है, चलो। और जोर से निकल। तुम्हें आता है ना चलाने? अरे आता है यार, ट्रेनिंग ली है। देख रहा हूं जरा। एक मिनट, डरना नहीं है। चल मेरी चिड़िया, उड़ जा। पहले 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 स्टार्ट। अरे अभिजीत, ये कहाँ जा रहा है? अरे यार एक मिनट करता हूँ। अभिजीत क्या कर रहे हो यार? ये कहाँ जा रहा है? तुम्हें चलाना आता है ना? ये हो जाएगा यार। अभिजीत, ये सवाल के बैठे रहो। हो जाएगा यार। ये अरे आजा चिड़िया, इधर आजा। क्या यार, मैंने 2 ही लेसन लिए थे। अरे यार, अरे पकड़ के बैठो। चल।
याद आया यही है ये जा रही चिड़िया, ऊपर जा रही। हो गया ना यार। अभिजीत संभाल के। हमें किसी भी तरीके से जीप को बॉर्डर पार करने से रोकना होगा। वो देखो, हाँ? सचिन और निखिल। गाइस सर, जीप आगे होनी चाहिए। वो देखो अभिजीत, जीप आ गई है। चलो चलो अभिजीत। यार काम करते हैं, इसको पीछे से ही पकड़ते हैं। जो भी करना संभाल के करना है। चलो अभिजीत, चलो उसके ऊपर ले लो। छोड़ूंगा ना इसको आज। दया, फिर से ट्राई करता हूं दया। जगन, शर्म आनी चाहिए जगन तुम्हें। अपने ही परिवार की लड़की को किडनैप किया तुमने, और ऋचा तुम पैसों की लालच में इस गुनाह में शामिल हुई थी। तुम्हारे पास तो वो इन्फॉर्मेशन पहले से थी जो तुमने अमित से फिरौती के तौर पे मांगी थी, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? क्योंकि मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दुश्मनों को भेज दी थी, और मुझे पता था कि सरकार को इस बात का पता चल जाएगा। इसलिए तुमने किडनैपिंग का ड्रामा किया ताकि इसमें अमित फंस जाए। जी,
और जब सरकार इस बात की छानबीन करेगी तो यही पता चलेगा कि अमित ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो सीक्रेट्स दुश्मनों को बेच दी। हैं? अमित को तो तुमने बहुत सफाई से मरवा दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले और मामला यहीं खत्म हो जाए। और जब इसे पता चला कि हम इसके सच्चाई तक पहुंचने वाले हैं तो देश छोड़ के भागने की तैयारी में था। कहां तक भागोगे अपने गुनाह से बच के? फांसी का फंदा तुम्हारा इंतजार कर